Hello everyone, this is Sanchit, and with me today is Harshit Rotela. He is from Nainital and a famous YouTuber. And ये काफ़ी videos record करते हैं regarding geography of various regions. So welcome Harshit. Hello, hi. Thanks for having me. So Harshit, my first question to you is that what is cloudburst? If you can explain this for general public, and how does it happen? एंड जो रिसेंट टाइम्स में देख रहे हैं कि धराली में भी ऐसा हुआ है एंड वेरियस पार्ट्स ऑफ हिमालयन रीजन में ये सब चीज हो रही है, तो हाउ डू यू सी दिस सिचुएशन एंड व्हाट आर द प्रिवेंटिव मेजर्स और एनीथिंग व्हिच वी कैन डू टू prevent ourselves from such calamities or disasters in future, if not Okay. foolproof but step by step taking proper steps and managing them. तो सबसे पहले डेफिनेशन, क्लाउड बर्स्ट बड़ा ही ड्रामेटिक नेम है एक बड़े ही नेचुरल फिनोमेना के लिए। क्लाउड बर्स्ट मतलब अगर वैसे देखें तो अ लॉट ऑफ रेन इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम इन अ स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया। कि बहुत ज़्यादा जब बारिश हो जाती है और दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि पूरा बादल फट गया और सब पूरा पानी एक साथ नीचे आ रहा है, वही क्लाउड बर्स्ट है। तो हैवी अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन इन अ स्मॉल टाइम इन रिलेटिवली स्मॉल एरिया, तो यही क्लाउड बर्स्ट है। अब जहाँ तक प्रिवेंटिंग की बात है, तो क्लाउड बर्स्ट प्रिवेंट नहीं हो सकते, बारिश तो होगी, होनी ही है। और हिमालयाज़ की जियोग्राफी ऐसी है कि आप प्रिवेंट कर भी नहीं सकते, इतने ऊंचे पहाड़ हैं और हर जगह से बादल आकर टकराते हैं, भले वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज हो या फिर मानसून हो। तो दे आर नेचुरल, उनको अवॉइड करना कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। दे आर क्या कहेंगे, एक तरीके से क्लाइमेटिक। क्लाउड बर्स्ट्स आर वेरी नेचुरल, दे आर नॉट समथिंग दैट वी कैन प्रिवेंट। पूरी दुनिया भर में होते ही हैं। आल्प्स में देख लीजिए या फिर यूरोप में देख लीजिए या फिर मैदानों में ही देख लीजिए, बारिश, बहुत तेज़ बारिश कोई नई बात नहीं है, कब से होती हुई आ रही है। जहाँ तक उसके इफेक्ट्स की बात है, खास करके हिमालयन रीजन पे, तो वो भी कोई इतनी नई बात नहीं है। लैंडस्लाइड्स, फ्लैश फ्लड्स और ये सारी चीज़ें बहुत समय से होती हुई आ रही हैं। एक बड़ा फेमस एग्जांपल अगर हिस्ट्री का देखें तो गढ़वाल की जो कैपिटल हुआ करती थी कभी, श्रीनगर, श्रीनगर गढ़वाल, तो अलकनंदा के किनारे बसा हुआ है। तो अलकनंदा के ऊपर कैचमेंट एरिया में एक समय पर एक बार इसी तरीके का एक लैंडस्लाइड आने की वजह से, बारिश की वजह से एक लेक बन गई थी जिसका नाम था गोहना ताल। कुछ समय बाद, बिल्कुल गोरखों के इन्वेजन के कुछ ही साल पहले, वो बर्स्ट हो गई और पूरा श्रीनगर उसके साथ बह गया। और उसको फिर आज जो हम देखते हैं वो उसी के फ्लड प्लेन पर बसा हुआ एक नया शहर है। पुराने शहर के रेमनेंट्स बचे ही नहीं है, और ये 1800 कुछ की बात है, क्लाइमेट चेंज के कोई भी निशान दिखने से कहीं पहले की बात है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के शुरुआती दिनों की बात। तो well, that is cloudburst and its effects. अगला क्वेश्चन वाज दैट कि अभी तो यू एक्सप्लेन कि व्हाट क्लाउडबर्स्ट इज एंड यू गिव सम हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट टू इट कि घड़वाल में जो हुआ श्रीनगर एरिया में बहुत पहले हुआ। तो अभी जो करंट इवेंट you are aware about it कि किश्तवाड़ में भी cloudburst हुआ and we have lost many lives there. Yeah. So I was talking about कि aren't there any devices, equipments which we can place which can measure the amount of rainfall and they can, if not completely predict, but can alert the people living in that region so that they can be evacuated at the same time and taken to the safe places. Like you gave me the example of Switzerland where they prevented a huge loss of life. तो यहाँ पर छोटा सा इशू ये है कि हिमालयाज का जितना बड़ा जियोग्राफिकल एरिया है, खास करके इंडिया, नेपाल, कश्मीर सब मिलाकर, जम्मू, सॉरी, तो हर जगह मॉनिटरिंग सिंपली पॉसिबल नहीं है ग्राउंड बेस्ड मीन्स से। सैटेलाइट से आप रफ एस्टिमेट लगा सकते हैं कि कहाँ कितनी बारिश होने वाली है, लेकिन एग्जैक्टली गेस कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। हमारे जो वेदर मॉडल्स हैं ये जनरल कंडीशंस बताने में काफ़ी ठीक हैं, 100% एक्यूरेट तो अभी नहीं है कि अगले, फॉर एग्जांपल, अगले 2 सालों में क्या होने वाला है या फिर इस बार मानसून कैसा रहेगा। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जो होते हैं वो, जैसा कि नाम बता ही रहा है, वो कर्व के बिल्कुल एक्सट्रीम में होते हैं, या तो बहुत कम बारिश है तो बहुत तेज़ बारिश। उनकी स्पेसिफिसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि उनको बिफोर हैंड
प्रेडिक्ट कर पाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, बहुत ज़्यादा। आप सैटेलाइट से देख नहीं सकते क्योंकि ऑब्वियसली बादल है, तो आप एग्जैक्ट कंडीशंस बता नहीं सकते कि कहाँ बारिश होने वाली है, कहाँ नहीं होने वाली है। 2013 का केदारनाथ का डिजास्टर बहुत रीसेंट है इस मामले में, कि रफली हमें पता था कि बहुत तेज़ बारिश हो सकती है, लेकिन उसके एग्जैक्ट इम्पैक्ट, उसका एग्जैक्ट मेजरमेंट, और वो फॉर एग्जांपल जो ग्लेशियर लेक है वो उसका आउटबर्स्ट, उसको प्रेडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल है। हमें पता था कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस और मानसून आपस में टकराने वाले हैं और बहुत तेज़ बारिश होने वाली है, लेकिन एग्जैक्ट लॉस कितना होगा, क्यों होगा, ये सब बता पाना बहुत मुश्किल है, अनलेस आप ग्राउंड बेस मीन से एक्टिव मॉनिटरिंग करते रहें और कुछ ही मिनट पहले जो आपको वार्निंग सिग्नल्स मिले, भले ही वो लैंडस्लाइड हो या वो हो, उसके बेसिस पे आप नीचे की सेटलमेंट्स को इवैक्यूएट कर लें। जहाँ तक स्विट्ज़रलैंड की बात है, तो उन्हें एक तरीके से वार्निंग मिल गई थी, एक छोटा सा शुरुआती लैंडस्लाइड हो चुका था, जिसके बाद उन्होंने पूरी इवैक्यूएशन की प्रोसेस शुरू की। उसके बाद उन्होंने मॉनिटरिंग की प्रोसेस शुरू की कि किस तरीके से चीज़ें नीचे शिफ्ट हो रही हैं, तो दे गॉट अ लिटिल लकी। और दूसरा, वो एक्टिव मॉनिटरिंग और ये भी काफ़ी बेटर करते हैं हमारे मुकाबले, क्योंकि छोटा सा देश भी है और काफ़ी रिच कंट्री है कंपेयर टू इंडिया, जहाँ हिमालयाज़ में तो कम से कम इस तरीके का इन्वेस्टमेंट हमें वैसे भी बहुत कम देखने को मिलता है। तो अभी करंट सिचुएशन ये है कि हमारे पास मॉनिटरिंग, इस तरीके की मॉनिटरिंग, एक्टिव वेदर मॉनिटरिंग बहुत कम है, और हमारे पास एरिया बहुत ज़्यादा है, हज़ारों वैलीज है जहाँ रिस्क है। तो सैटेलाइट से हम देखते तो रहते हैं, लेकिन एग्जैक्ट बता पाना फिर भी बहुत डिफिकल्ट है। Okay, let's say Arshit, you, sorry to interrupt you, you talked about कि vast area and it's very hard to उसको assess करना या manage करना या देखना. तो why can't we do things like जहाँ पे settlements हैं, जहाँ पे we have more settlements. Let's say धराली में वो भी I think flood plain पे बसा हुआ था and it was already alerted काफी पहले कि यहाँ पे landslide या ऐसा कुछ हो सकता है, but still they try to make it a model village वगैरह उसको बना दिया, तो जिसकी वजह से we faced huge losses. So why can't we do certain things or assessment in a region which is very populated and there is a history of such disasters there in that region? Like in that region in Chishoti, there is a Arjun Peak and it also has a glacial lake. So if not cloudburst has happened now. What if there are chances कि जो glacial lake है वहाँ पे वो भी burst हो सकती है in future? Because we can't overrule या उसको ignore नहीं कर सकते उस threat को. So what to do in that case? सबसे पहला तो ये है कि हम कुछ करते क्यों नहीं है। मॉनिटरिंग की भी जहाँ तक बात है, भले ही हमारे पास वास्ट एरिया है, मॉनिटरिंग सेटअप बना सकते हैं या फिर हम इवैक्यूएशन वगैरह कर सकते हैं। प्रॉब्लम है इकोनॉमिक्स और इनएक्शन। शिफ्ट करना बहुत महंगा होता है। Okay. और मॉनिटरिंग, एक्टिव मॉनिटरिंग कॉन्स्टेंटली रिसोर्सेज लेती है। आपको स्कॉलर्स चाहिए, रिसर्चर्स चाहिए, आपको साइंटिस्ट्स चाहिए जो एक्टिवली ये काम कर रहे हैं, आपको इक्विपमेंट चाहिए, और फिर जो ये है इस तरीके की शिफ्टिंग है। फॉर एग्जांपल धराली वहाँ से पहले शिफ्ट क्यों नहीं हुआ, मैं मेरे पास कुछ इमेजेस हैं एक्चुअली, दिखाना चाहूँगा अभी। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि एक तो इनएक्शन है, दूसरा रोड आने की वजह से, सड़क आने की वजह से वहाँ पर जानबूझ के एक सेटलमेंट बन गई थी, जिसकी तरफ जो गवर्नमेंट है उसने एक तरीके से आंखें बंद कर ली थी, क्योंकि उनको रिवेन्यू मिल रहा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, भले ही खतरा है। तो हम सोचते नहीं हैं इस बारे में। एक तरीके से ऐसा कह सकते हैं कि ह्यूमंस इस तरीके से बने ही नहीं होते कि वो बहुत लॉन्ग टर्म थ्रेट को असेस कर पाए। इस तरीके से हमारा दिमाग काम करता ही नहीं है। अब कुछ सालों तक धराली में ऑब्वियसली सेटलमेंट नहीं बनेगी, लेकिन जो एग्जिस्टिंग सेटलमेंट्स हैं वो फिलहाल अभी यही मान के गवर्नमेंट भी चल रही होगी और लोग भी यही मान के चल रहे होंगे कि उधर हुआ है, हमारे वहाँ थोड़ी ना होगा, या फिर होगा तो कभी बाद में होगा, कोई बात नहीं, देख लेंगे। तो हमारा दिमाग इस तरीके से बना ही नहीं है कि हम इतने लॉन्ग टर्म थ्रेट्स को, फॉर एग्जाम्पल क्लाइमेट चेंज को, सीरियसली लें। हमें पता है कि रिस्क है, लेकिन वेल वी डोंट टेक एनी एक्शन, क्योंकि हम परसीव नहीं करते कि उसको बहुत बड़ा थ्रेट है। अभी मैं अगर स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ, ओके, स्क्रीन टू एंड शेयर, होपफुली वी आर रिकॉर्डिंग, ओके। तो कुछ पुरानी इमेजेस है मेरे पास धराली की, फॉर एग्जांपल हेयर वी गो, आपको दिख रही है?
यस यस यस। ओके, तो ये है कल्प केदार मंदिर थराली का। ओके। अ, ये फोटोग्राफ है 1865 की, 10 या 20 अक्टूबर, 20 अक्टूबर आई थिंक। सैमुअल बोन की फोटो है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि यस पहले जब ये मंदिर बना था, एक तो जो किनारे की जो ज़मीन है पहले अलग है। अभी इस टाइम पे, करंट टाइम पे, फ्लड आने से पहले ये भी पूरी तरह ऑलमोस्ट फ्लैट हो चुका था। इस इमेज में भी आप अगर देखें तो मंदिर हल्का सा नीचे सबमर्ज्ड है, यानी इस इमेज से पहले भी एक ना एक बार एक फ्लड आ चुका है। अभी जो करंट यस। सिचुएशन है, मेरे पास अब इमेजेस हैं, तो ये जो दो टेम्पल्स हैं अब ये एग्जिस्टेंस में नहीं है। जो ये छोटे दो स्ट्रक्चर्स हैं ये अभी, मैं सबमर्ज अगर हो गए। अब सबमर्ज हो गए हैं या बह गए हैं पुराने डेब्री फ्लो में, या फिर टूट चुके हैं, केवल ये जो स्ट्रक्चर है ये स्टैंडिंग था। और ये 1865 के बाद, इसके बाद एक और यहाँ पर फ्लड आया जिसमें ये स्ट्रक्चर भी पूरी तरह दब गया। अगर मैं उस इमेज को अगर आपको दिखाऊं, हर्षल, ओके, ये सॉरी, ये अभी करंट वो है धराली का जो मंदिर है, मतलब फ्लड आने से पहले। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो एरिया है ये साइड का, ये पूरा डेब्री है जो कभी ना कभी आ चुका होगा। और अथॉरिटीज ने इतना एरिया, मंदिर के आसपास का एरिया इवैक्यूएट करके इतना मंदिर को बाहर निकाला हुआ है। और यहाँ जाने के लिए आपको ऊपर से नीचे सीढ़ियों से उतरना पड़ता है। इसमें भी अगर आप अभी मंदिर यस। पर, सॉरी, मंदिर पर गौर करें तो आधा मंदिर, इतना खुदाई के बाद भी आधा मंदिर एक्चुअल में अभी भी सबमर्ज्ड है। यहाँ पर पानी दिख रहा होगा हल्का सा। तो गर्भगृह एक्चुअल में जमीन से करीब 1.5-2 मीटर और नीचे है यहाँ पर। ओके ओके। तो एक बार फ्लड आया होगा जिसकी वजह से ये मंदिर यहाँ तक भरा, उसके बाद दूसरी बार फ्लड आया होगा कि ये मंदिर ऑलमोस्ट पूरी तरह कवर हो गया और उसको खोद कर निकालना पड़ा। अब तीसरी बार हमारे पास वही फ्लैश फ्लड है। ये उस मंदिर की ये है, ये गर्भगृह की इमेज है एक्चुअल में। मैं पिछले साल अक्टूबर में उधर ही था। तो गर्भगृह पानी के इतना नीचे है और यहाँ पर पानी भरा रहता है ऑलमोस्ट, ये हमेशा पानी में डूबा रहता है पूरा मंदिर का नीचे वाला पोर्शन जो है। ओके। तो थराली की जो एग्जिस्टिंग सेटलमेंट थी वो पहले ही ज़मीन के काफ़ी नीचे थी। और उसी के ऊपर हमने कंस्ट्रक्शन करके उसी को उठाया हुआ है एक तरीके से। ये थराली की इमेज है। ये है प्रैक्टिकली जो गांव है। इस नदी से हमारी बाढ़ आई और इसने इस पूरे फ्लड प्लेन एरिया को पूरी तरह डुबा दिया। तो ये जो पोर्शन था, यहाँ पर आपका मंदिर है छोटा सा, तो ये जो पोर्शन है ये पहले ही एक ओके। फ्लड प्लेन था जिसके जिसके ऊपर धीरे धीरे फाइनल सॉइल बैठती गई। तो उसी के ऊपर लोगों ने अपने फार्म हाउसेस बना लिए। उसी के ऊपर सड़क आने के बाद खास करके इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी को देखते हुए लोग धीरे धीरे नीचे की ओर को सेटल हो गए। अभी एक मेरे पास एक पुरानी इमेज और है लास्ट, मैं उसको भी दिखाऊंगा। तो लोग नीचे की तरफ को सेटल हो गए क्योंकि इकोनॉमिक इंसेंटिव था। बल्कि कई 2 मंजिले 3 मंजिले 4 मंजिला होटल तक वहाँ पर बना दिए गए। यहीं पर अगर मैं इसी ड्रोन इमेज में पहले थोड़ा पीछे की ओर को जाऊँ तो आप नदी का पाथ देख सकते हैं कि ऊपर से नीचे आते आते उसको और संकरा कर दिया गया। खैर इस फ्लैश फ्लड में नदी के पाथ की विड्थ का इतना इस कोई नैरो बड़ा इम्पैक्ट, नैरो पैसेज हो गया। हाँ, एक तो पहले ही नैरो पैसेज था। खैर जब ऊपर से पूरा डेब्री आया तो खैर क्या नैरो क्या वाइड, पूरा का पूरा यस थराली यस। साफ हो गया। लेकिन यहीं पर ही अगर उससे कम स्केल का भी कोई फ्लड आता तो बहुत खतरा था आसपास की बिल्डिंग्स को, इतने ही नैरो पाथवे से। अगर उतना डेब्री नहीं आता, अगर पानी भी अगर बहुत भारी मात्रा में आता तो ओके। तो यहीं पर अगर मैं एक फिर से सो पुरानी सो इमेज पर हर्षित, आई जाऊं। वुड लाइक, सॉरी टू इंटरप्ट यू। या ओके। एक मिनट, एक लास्ट आई इंटरप्शन। वाज आस्किंग कि जो ऑलरेडी, या सॉरी सॉरी तो एक लास्ट इमेज ये है, ये भी नो नो मेरे यू साथ कैन शायद, कंटिन्यू लाइक। ओके ओके, 1865 की ही ये इमेज है। ये है मुखबा गांव जो धराली के जस्ट ऑपोजिट है, रिवर के ऑपोजिट है। और ये है धराली का एरिया जिस फ्लड प्लेन के ऊपर पूरा गांव बसा हुआ था। तो इधर आप देख सकते हैं कि न केवल इधर कोई नहीं बसा हुआ है, क्योंकि सॉरी तब हर्षित। रीजन की एक और फोटोग्राफ है 1865 की। ये मुखबा गांव है पुराना, जो बहुत पहले से सेटल्ड है।
और नीचे धराली की तरफ आप देख सकते okay, हैं, यहाँ पे मंदिर से साउथ वेस्ट का एरिया है। इस फ्लड प्लेन पर तब कोई नहीं बसा क्योंकि इट इज कम्प्लीटली फिल्ड विद रॉक्स। और ऊपर के एरिया में भी भले कोई नहीं बसा क्योंकि यहाँ कभी ना कभी फ्लड पहले भी आया होगा। और वो ऑब्वियस सी बात है, पहले सड़क यहाँ से नहीं okay, थी, पहले मुहब्बा गांव से होते हुए गंगोत्री की सड़क जाती थी, जो पैदल रास्ता था। सड़क है ना अभी ठीक नहीं है। तो okay, okay, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हमारे एंसेस्टर्स थे वो स्टॉप शेयरिंग, ओके, एक तरीके से ट्रायल एंड एरर के बेसिस पे बसे okay, हो सकते हैं, या फिर अपने एंसेस्ट्रल नॉलेज की वजह से बसे हो सकते हैं कि ऐसे एरियाज में बसना खतरनाक है। तो मुखबा गांव जो है फॉर एग्जांपल ठीक ठाक सेफ डिस्टेंस पर है, भले ही रिवर से ऊपर है, सेटलमेंट से ऊपर है, रोड से ऊपर है, लेकिन सेफली बसा हुआ okay, है। okay, आप कुछ कह रहे थे? okay, Harshit. So, yeah, मतलब thank you for sharing this image of Harshil Dharali. Sorry, Dharali. तो my question is that कि based on this the images you shared, जो आपने बहुत एक old image 1865 की and current जो आपने पिक्चर दिखाई, दोनों का बहुत डिफरेंस है, जिसमें आई कैन सी एक फ्लड प्लेन के ऊपर वो पूरा एक बस्ती बसाई गई है। तो ऐसा कोई वे नहीं है जिससे हम हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट लेके किसी भी प्लेस का उसके फ्यूचर प्लान को हम डिसाइड कर सकते हैं। लेट्स से एनी प्लेस वी नो कि एक टाइम पे वहाँ पे फ्लड आया होगा, लैंडस्लाइड आई होगी, एंड बेस्ड ऑन दैट असेसमेंट कैन वी मेक प्लान्स फॉर द फ्यूचर सो दैट वी डोंट सफर सच लॉसेस जो हुए हैं अभी। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ज़्यादातर जो पुरानी सेटलमेंट्स हैं जो खास करके हज़ारों सालों से चलती हुई आ रही हैं, वो इसीलिए आ रही हैं क्योंकि दे हैव सर्वाइव्ड नेचुरल डिजास्टर्स। अभी हम जो बस रहे हैं ओके, इतने खतरनाक एरियाज में, उसका सबसे बड़ा रीज़न है इकोनॉमिक्स एक तरीके से, या फिर ग्रीड कहना ज़्यादा बेटर होगा एक्चुअल में इकोनॉमिक्स से। ओके, कि आपके पास सड़क आई, सड़क एक्चुअल में हम यही सोच के बनाते हैं कि चीपेस्ट रूट क्या होगा, और चीपेस्ट रूट अक्सर नदी के आसपास ही होता है क्योंकि आपको ऊपर ज़्यादा चढ़ाने की ज़रूरत यस, नहीं होती। तो उसी वजह से जो सेटलमेंट्स हैं वो धीरे धीरे केवल इकोनॉमिक्स भी नहीं है, सही कहूँ तो केवल ग्रीड भी नहीं है, एक कन्वीनियंस का फैक्टर भी है, वो सड़क के आसपास आ ही जाता है, सड़क के आसपास लैंड वैल्यूज़ ऊपर चली जाती हैं। तो आप कुछ भी इंस्टीट्यूशंस खोल सकते हैं, आप होटल्स खोल सकते हैं, आप कई चीज़ें कर सकते हैं सड़क अगर के नज़दीक अगर आप हैं तो सबसे बड़ा रीज़न यही है अभी हमारे ख़तरनाक एरियाज में बसने का कि कन्वीनियंस और एक तरीके से कहें तो ग्रीड, या फिर कोई और ऑप्शन की कमी। फॉर एग्जांपल देहरादून है, देहरादून में कई बस्तियां अभी ओके, फ़िलहाल नालों के किनारे बसी हुई हैं। वो इसीलिए बसी हुई हैं क्योंकि ज़्यादातर वो इलीगल एनक्रोचमेंट है कि वो किसी की ज़मीन नहीं है, तो कुछ जो लोग हैं जिनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, या फिर एक तरीके से कहें तो या फिर लालच के कारण या किसी भी कारण से वो उन एरियाज में बस चुके हैं जहाँ वो 30-40 साल बाद नेचुरलाइज हो जाते हैं और वो बस्तियाँ कच्ची से पक्की हो जाती हैं। और फिर अगर कुछ होता है तो फिर सरकार को जिम्मेदार ठहराया जाता है। आप नदी के रास्ते में आए हैं, नदी आपके घर में नहीं आई है, तो ओके। हटा सकते हैं, लेकिन इट takes incredible amount of effort, it takes incredible amount of money to do that. तो यू मीन टू से दैट जो भी सेटलमेंट स्ट्रीम्स के सराउंडिंग में होती है या रिवर के साथ में होती है, इट कैन बी रीसेटलमेंट हो सकता है उसका, और लोगों को बताया जा सकता है कि इसके हार्म्स क्या हैं इन फ्यूचर, बट इट्स नॉट बीइंग डन बिकॉज लोग ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते इस चीज़ में, यहाँ पर थोड़ा सा एक एंड वो ऑल्सो है, गवर्नमेंट इज नॉट टेकिंग मच इंटरेस्ट। या एक तरीके से कह सकते हैं, लेकिन हल्का सा यहाँ पे नुआंस भी है कि रिवर के किनारे बसने के पुराने ज़माने में भी फायदे थे कि आप कम से कम पानी के सोर्स से क्लोज हैं। आप किश्तवाड़ में हैं, आप भी नदी के किनारे ही हैं एक तरीके से, लेकिन आपकी हाइट बहुत ऊपर है यस, 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 नीचे के कंपैरिजन में, तो आप रफली थोड़ा बहुत सेफ यस, एरिया में हैं। धीरे धीरे लेकिन नदी यस, के यस, किनारे किश्तवाड़ भी फैल रहा है, धीरे धीरे नदी के किनारे सेटलमेंट्स बढ़ती जाएंगी क्योंकि पहाड़ों में एक तो स्पेस बहुत कम होता है, तो आपको अगर सिटी फैलानी है, अगर यस। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर फैलाना है, तो धीरे धीरे आप नदी की तरफ आ ही जाते हैं। और कुछ लोग एक बार आते हैं तो फिर धीरे धीरे उनको फॉलो करने वाले बहुत होते हैं, और अथॉरिटीज़ कोई एक्शन नहीं लेती हैं, और वहाँ पर फिर सबसे बड़ा हमको रिस्क देखने को मिलता है। Okay, and coming to the next question, like you said कि
अथॉरिटीज जो हैं वो ध्यान नहीं देती हैं. एंड ऑल्सो देयर इज अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, हाउ कैन वी यूज दैट कॉन्सेप्ट इन दिस माउंटेन हिमालयन रीजन, बिकॉज वी नो कि जो आपका रीजन है, मेरा रीजन है, वो भी हाई अर्थक्वेक एरिया में आता है. लाइक वी कैन हैव एनी टाइम यहाँ पे 8 से ऊपर रिक्टर स्केल के जो वैल्यू है उसका अर्थक्वेक आ सकता है. एंड इट कैन बी वेरी डेंजरस फॉर द लाइव्स एंड द प्रॉपर्टी ऑफ पीपल. Also, the construction of dams, construction of tunnels, and construction of roads to every village, like जो हम बोलते हैं कि लिंक रोड बनाना है for the like, उसके दो फायदा भी है और नुकसान भी है. Like for the convenience of people, we are making roads, but it is also damaging the environment and the mountains. So how do you see this threat, considering the earthquake, considering the construction of roads, dams, and like जो encroachment होते रहती है? How do you see this, and how can we tackle this situation for longer run so that we don't face such issues in future? यहाँ पर एक हमेशा की एज ओल्ड डिबेट है प्रोग्रेस वर्सेस नेचर की. इस तरीके के जो प्रोजेक्ट्स हैं, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं, डेवलपमेंटल कहना भी कितना ठीक होगा मैं श्योर नहीं हूँ, इनको आप रोक नहीं सकते. ये कन्वीनियंस के लिए हैं और कभी ना कभी होंगे ही. अगर आप 10-20 साल अगर इनको रोक भी लें, धीरे धीरे नीड, अगर नेचुरल नीड है किसी चीज़ की, तो वो इतनी उठती जाएगी कि आपको एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना ही होगा. और अक्सर वो नेचर के अगेंस्ट ही जाता है. हम रिस्क ले लेते हैं. और सही कहें तो कई जगह ज़रूरी भी है, क्योंकि कई गांव अभी भी हिमालयाज़ में ऐसे हैं जो रोड से कनेक्टेड नहीं हैं. और रोड कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है किसी भी एरिया के डेवलपमेंट का. जहाँ तक अब ये है कि हम किस टेक्निक से उसको काट रहे हैं, वहाँ इशू आता है. लैंडस्लाइड्स और रोड्स को अक्सर बहुत क्लोजली एसोसिएट करके देखा जाता है, क्योंकि रोड खोदने के बाद सॉइल लूज हो जाती है अपर स्लोप पर भी, और जो डम्प्ड सॉइल है नीचे की तरफ का उधर भी. लेकिन जो बड़े डिजास्टर्स हैं, एक चीज़ थोड़ा देखने लायक ये है, ये इनके पीछे इस तरीके के कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं है. फॉर एग्जांपल धराली को ही हम देखें, या फिर किश्तवाड़ में जो चिसोटी विलेज में जो फ्लड आया उसको देखें. रोड्स डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन रोड्स इस तरीके से रिस्पॉन्सिबल हैं कि वो लोगों को उस एरिया में ले आई जहाँ खतरा था. खैर फिलहाल उसको एक तरफ रखते हैं. डायरेक्टली रोड कंस्ट्रक्शन पर ही बात करें तो अभी हमारा जो रोड कंस्ट्रक्शन का मेथड है कि हम खोदते हैं और ब्लास्टिंग करते हैं और जेसीबी से डेब्री हटाते हैं, और पत्थर अक्सर बीच से टूट जाते हैं, और हम अपर स्लोप पर कटिंग ज़्यादा कर रहे हैं, लोअर स्लोप पर फिलिंग कम कर रहे हैं, और वो मिट्टी को नीचे डंप कर दे रहे हैं. तो वो एक बहुत बड़ा रीज़न है. और उसके पीछे भी ऑब्वियसली हर चीज़ की तरह रीज़न है मनी, पैसा बचाना. खोदना कहीं Yes. इजी है फिलिंग के yes. कंपैरिजन में. तो Yes. And as you mentioned earlier कि, sorry to interrupt you, like Yeah. as you mentioned earlier off record में, मतलब जो बता रहे थे कि there is a balancing of slope को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके लैंडस्लाइड से प्रिवेंशन हो सकता है. लेट्स से आप बता रहे थे कि जो वर्टिकल स्लोप है, अगर वो 90 डिग्री का स्लोप है, तो वैसे ही हमको जो फिलिंग करना है वो भी इस मेथड से करना है कि वो उसका वेट जो बैलेंस हो जाए और लैंडस्लाइड ना हो. तो इसको थोड़ा आप एक्सप्लेन करेंगे? तो एक हिल स्लोप है, फॉर एग्जांपल इस तरीके का हिल स्लोप है. आप इसको बीच से कट करना चाह रहे हैं इस तरीके से, ताकि आप इस सरफेस के ऊपर, एक क्रॉस सेक्शन है, इस सरफेस के ऊपर आप रोड बना सकें. तो इस हिल स्लोप को काटने के आपके पास दो ऑप्शन है कि एक तो आप अपर स्लोप की कटिंग कर दें, दूसरा ऑप्शन है कि आप यहाँ पर फिलिंग कर दें इस तरीके से. और अपर स्लोप की कटिंग करना केवल अगर आप ऊपर काटते हैं तो उसका रिस्क ऑब्वियसली ये है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा कटिंग कर रहे हैं, आप ज़रूरत से ज़्यादा सॉइल बाहर निकाल रहे हैं. खास करके अगर आप अपर कट कर रहे हैं और अगर जो स्ट्रक्चर है सॉइल का वो इस तरीके का हो जाता है ताकि आपके पास बीच में रोड सरफेस रहे और ऊपर वर्टिकल कट हो, तो ये स्लोप अक्सर अनस्टेबल होता है. खास करके अगर आपके पास रॉकी बेस नहीं है, तो अगर उसका इंटरनल जो सरफेस है वो बहुत लूज है तो वो बहुत फॉल करता है. अगर आपको रोड कट करनी है, आइडियल केस यही रहता है कि आप उसको आधा कट करें, ऊपर से मिट्टी निकालें और उसको नीचे की तरफ भर दें ताकि कटिंग मिनिमल हो.
और लेकिन इसको करने के लिए आपको जो नीचे आपको फिलिंग करनी है उसके साइड में आपको पहले एक वो करना पड़ेगा, एक रिटेनिंग वॉल बनानी पड़ेगी जो टाइम लेती है और सबसे ज़्यादा एक तरीके से कहें तो पूरे प्रोसेस में सबसे ज़्यादा कॉस्टली है। और आपको मजदूरों को पैसा देना है बहुत लंबे समय तक एक तरीके ओके। से, और आपको पत्थर लेके आने हैं। पत्थर हो सकता है लोकली अवेलेबल ना हो सकता है ऊपर से जो आप फिलिंग कर रहे हैं वो सॉइल बहुत क्या कहेंगे एक तरीके से अनसूटेबल हो, तो वो बहुत डैमेजिंग हो सकती है। यहाँ ओके। पर थोड़ा ये जो सो वैसे हाउ डू देखें। यू सी सच डेवलपमेंट, हर्षित? ओके, नहीं बोलिए। sorry, how do you see such development in comparison to what is happening in China and other parts of the world, like जो काफी एडवांस हैं इसमें? like you also mentioned कि वहाँ पे जो आई थिंक बोल्ट वाला सिस्टम है, जो मैक वो आई थिंक अब जाली वाला लगाने का सिस्टम है, how it can prevent such things? वो एक प्रिवेंटिव मेजर ना हो कि एक तरीके से कहें तो बैंडेड है एक बड़ी प्रॉब्लम के ऊपर। हम भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर आप जोशीमठ की तरफ को जाएं गढ़वाल की तरफ से, तो आपको कई जगह रॉक बोल्टिंग दिख जाएगी, आपको कई जगह मैशेस दिख जाएंगे, वायर मैशेस दिख जाएंगे जो स्ट्रक्चर को होल्ड करने की कोशिश करते हैं कुछ टाइम के लिए, ताकि वो सॉइल स्टेबलाइज हो जाए और उसके बाद स्लाइड ना आए। कितना सक्सेसफुल है देखते हैं, अभी मैं श्योर नहीं हूँ, कोई भी श्योर नहीं है, लेकिन दीज आर प्रूवन टेक्निक्स, कई जगह काम आती हैं। चाइना की जहाँ तक बात है या फिर यूरोप की जहाँ तक बात है, तो एक बात ये भी है कि हम उनके फेलियर्स को बहुत कम मीडिया में देखते हैं, हम उनकी सक्सेसेस को ज़्यादा देखते हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन बायस भी है। Yes, फॉर yes. एग्जांपल चाइना में अगर आप देखें तो आपको बिल्कुल जब भी इस तरीके की रील्स या फिर शॉर्ट्स वगैरह दिखते हैं, तो उनकी रोडें बिल्कुल पहाड़ों को काटते हुए बीच से निकलते हुए दिखती हैं, या फिर पीलर्स पर खड़ी रोडें होती हैं, कॉजवेज होते हैं। एक ऑप्शन ये भी है हमारे पास कि हम जो रिस्की एरियाज़ हैं इनको अवॉइड करने के लिए कॉजवेज बना लें। हम एक तरीके से खंभों पर रोड खड़ी करके लैंडस्लाइड जोन के सामने से निकाल लें। दैट इज़ वेरी कॉस्टली। प्रॉब्लम ये है। अभी कुमाऊं के रीजन में ही मैं बात करूं तो अल्मोड़ा के नीचे एक जगह है जहाँ पे कोसी और सोयाल नदी मिलती है, Okay. क्वारब नाम की। पूरा का पूरा पहाड़ करीब 100 मीटर की ऊंचाई से, 100 तो नहीं 50 मीटर की ऊंचाई से लगभग लगभग पूरा का पूरा पहाड़ नीचे आ रहा है, जिसके साइड में रोड बनी हुई थी। सो अभी वो एक चौक पॉइंट बना हुआ है ट्रैफिक के लिए हमारे लिए। उसको कैसे सॉल्व करना है, कोई कंक्रीट प्लान अभी तक मुझे नज़र नहीं आ रहा कि मीडिया में जिसकी बात हो रही है उसी के नीचे से रिटेनिंग वॉल दे रहे हैं जहाँ पर स्लाइड पहले ही आ चुका है। तो एग्जैक्ट प्लान है क्या, लॉन्ग टर्म प्लान्स क्या हैं, ये किस तरीके से डिसाइड हो रहा है, मैं श्योर नहीं हूँ। ऑब्वियसली मनी सबसे बड़ा फैक्टर है कि कितना खर्चा करना चाहिए ऐसी चीज़ों पर, और उसी को देखते हुए So ना what कि what 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 we can do now? व्हाट Like वी what कैन डू can we नाउ। do now? Like cloudburst हो चुका है किश्तवाड़ में, we have suffered losses, huge losses, I would say. मतलब after Kedarnath, I think this is the biggest tragedy we have seen in recent years, if not wrong, पोटेंशियली। in India and in Himalayan region. So अब जो हाँ मतलब जो हो गया वो तो हो गया, but what next? How can we have that plan so that we don't have such losses या ऐसी चीजें ना हो in future में? So इसका रोड मैप क्या हो सकता है in future? आपको पहले तो सबसे पहले तो Like एक politicians, government, social activist, जनरल पब्लिक, एवरीथिंग, वो क्या स्टेप ले सकती है? सबसे पहले तो आपको मेरे हिसाब से एक जो सेटलमेंट का वो है, एक मास्टर प्लान है, आपको उस पर काम करना पड़ेगा कि कहाँ पर नया डेवलपमेंट किया जा सकता है। आपको वो साइट्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, कहाँ पर सेटलमेंट्स बनाई जा सकती हैं, किस तरीके से रोड्स निकाली जा सकती ओके। हैं। टनल्स बहुत एक्सपेंसिव ऑप्शन है रोड्स को बाईपास करने का, टनल्स, लेकिन खास करके हिमालय जैसे सेंसिटिव एरिया में अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर उसके साइड इफ़ेक्ट्स ना हो तो, अगर ढंग से काम किया जाए तो। और हर जगह टनल्स की फिजिबिलिटी है भी नहीं। सॉरी। अभी फ़िलहाल यही है कि जो एग्जिस्टिंग सेटलमेंट्स हैं जो इतने डेंजरस एरियाज़ में हैं, और ऐसा नहीं है कि इनकी कमी है, इनको शिफ्ट करना प्रायोरिटी होनी चाहिए। जो भी अंडर रिस्क हैं, ये जो इस तरीके से रिस्क एरियाज में बसे हुए हैं, खास करके रिवर के जो फ्लड प्लेन में बसे हुए हैं, या फिर एक तरीके से कैचमेंट एरिया में बसे हुए, कैचमेंट एरिया तो नहीं, जो इमीडिएटली मतलब डेंजर में है रिवर बैंक्स पर,
अभी तो यही किया जा सकता है कि हम फ्यूचर में जो सेटलमेंट्स हैं उनको बहुत सोच समझ कर प्लान करें और बनाएं, और हर तरीके से प्लान करें। रोड्स की जहाँ तक बात है तो एक ओके। तरीके से रोड्स पर लोड कम करने के लिए, अगर आपको इन पर लोड कम करना है तो दो तरीके हैं। एक तो है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, वो भी हर जगह पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि कई कई पब्लिक ट्रांजिट मेथड्स भी रोड्स का ही यूज़ करते हैं, और जो नहीं करते हैं वो हर जगह बनाए नहीं जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल किश्तवाड़ में रेलवे लाना बहुत मुश्किल है, या फिर कुमाऊं में रेलवे लाना बड़ा मुश्किल है, गढ़वाल में रेलवे लाना बड़ा मुश्किल है, और यस। रेलवे के फिर साथ अपने खुद के वो हैं प्रॉब्लम्स हैं कि भले ही रेल ट्रेन्स आप टनल से निकाल लेंगे, लेकिन यस। स्टेशंस के लिए आपको बहुत चौड़ी जगह चाहिए जो हर जगह नहीं होती। लेकिन जगह। यस। यस। तो हर चीज़ के पीछे, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि, और ये सब इस बात से अवेयर भी हैं, हर चीज़ के पीछे इकोनॉमिक्स है या फिर पैसा है। और अगर किसी को प्रॉफिट नहीं दिखता किसी एरिया में, या फिर किसी एक्शन से रिलेटेड अगर और इमीडिएटली बेनिफिशियल नहीं है अगर कोई एक्शन, तो वो नहीं होगा। इतना भी ज़रूर देखा जाना चाहिए। अगर मतलब फॉर एग्जांपल सेटलमेंट है, रीसेटलमेंट बहुत एक्सपेंसिव हो सकता है, तो अक्सर हम केवल तभी वो काम करते हैं जब एक्चुअल में फ्लड आ जाए, तो या फिर कुछ डैमेज हो जाए, और उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती हैं। मुझे तो हर्षित, लाइक वी डिस्कस्ड अर्लियर अबाउट द कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम्स की रोड्स का कंस्ट्रक्शन कैसे होना चाहिए, यू टॉक्ड अबाउट द स्लोप मैनेजमेंट एंड ऑल्सो द अदर थिंग्स वी डिस्कस्ड इन द सेशन so far. So my next question is कि how can we do such thing in this Kishtwar Himalayas or Himalayas of Jammu and Kashmir, considering the fact that overcrowding जो है वहाँ पे हो सकती है, उसको भी ध्यान में रखना है, इकोनॉमिक्स को भी ध्यान में रखना है कि वी नीड टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो बिकॉज देर इज लॉट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द रीजन, एंड ऑल्सो वी नीड टू फोकस ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट programs also, and including the conservation of the environment in the region as well. So how do you see this, and what will you suggest to the government authorities and all these stakeholders who are involved in this? किश्तवाड़ पर अगर मैं पहले फोकस करूं तो वेस्टर्न हिमालयाज जो पूरा रीजन है, काली नदी से लेके झेलम तक फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, या फिर इंडस तक, किश्तवाड़ सबसे कम डेवलप्ड एरिया है, सबसे लीस्ट डेवलप्ड एरियाज में से एक है जहां टूरिज्म बहुत ज़्यादा पहुंचा नहीं है। केवल किश्तवाड़ नहीं बल्कि अपर चिनाब की जो वैलीज़ हैं, खास करके किलाड़ से Yes. आगे का एरिया जो है, पांगी, मियार और किश्तवाड़, गुलाबगढ़, तो खास करके ऊपर की वैलीज़ हैं। कई लोगों ने तो कुछ जगहों के नाम भी नहीं सुने होंगे जो बहुत सुंदर एरियाज़ हैं। आपकी यही है मछेल की के आसपास का एरिया है, या फिर Yes. Yes. वाडवा Yes. वाडवा वैली है। तो इधर ओवर टूरिज्म मुझे अभी तक तो नहीं लगता कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ऑब्वियसली मैं एरिया से नहीं हूँ, आपको ज़्यादा पता होगा। यहाँ बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स अभी हुए भी नहीं हैं ना, रोड्स के मामले में देखा जाए या इस तरीके की चीज़ों को, क्योंकि बॉर्डर Yes. रीजन भी Yes. एक तरीके से नहीं है। और Yes. लद्दाख के लिए भी यहाँ से डायरेक्टली रोड एक्सेस तो नहीं है किश्तवाड़ से, अभी तक तो कम से Yes. कम। Yes. तो यहाँ अगर आपको ओवर टूरिज्म से अभी से प्रॉब्लम देखने लग गई है, तब तो एक बहुत ग्रेव प्रॉब्लम है, बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। क्योंकि मैं उत्तराखंड से हूँ, और चार धाम मेरे हिसाब से शायद हिमालयाज का सबसे पॉपुलर एक तरीके से टूर होगा या ट्रैवल आइटिनरी होगी लोगों की, क्योंकि हम जो लोकल पॉपुलेशन है उससे कई गुना ज़्यादा अमाउंट ऑफ टूरिस्ट देखते हैं इस मामले में। जो अभी जो फ्लैश फ्लड आया, ये एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था जो गलत समय पर गलत जगह बहुत ज़्यादा लोगों के एक साथ जमा होने की वजह से हुआ। इसके ऊपर डेवलपमेंट को कितना दोषी मानना चाहिए मैं श्योर नहीं हूँ, किश्तवाड़ के केस में कम से कम। धराली का केस इसका ऑपोजिट है। धराली के केस में आप ऑब्वियसली गलत तरीके से सेटलमेंट को ब्लेम कर सकते हैं, और करना भी चाहिए, क्योंकि एक पहले ही फ्लड प्लेन के ऊपर आपने फिर से दोबारा शहर बना दिया जो अब दोबारा फ्लड प्लेन बन गया। जहाँ तक किश्तवाड़ की बात है, क्लाइमेट चेंज मेरे हिसाब से शायद डिस्कशन का ज़्यादा बड़ा टॉपिक होगा Yes. कंपेयर Yes. टू Yes. डेवलपमेंट। और
जहाँ तक अब फ्यूचर की बात है, गवर्नमेंट की आपने बात की, और इस बार मैं उत्तराखंड के कॉन्टेक्स्ट में लेके कह रहा हूँ क्योंकि वी हैव अ मच बिगर प्रॉब्लम रिगार्डिंग दैट। यस। गवर्नमेंट को पहाड़ों को टूरिज्म से थोड़ा सा अलग करके देखना होगा। इकोनॉमिक्स का मतलब केवल टूरिज्म नहीं है, और टूरिज्म बहुत ही लोकलाइज्ड इम्पैक्ट देता है इकोनॉमी। गवर्नमेंट को पहाड़ों को टूरिज्म से अलग देखना पड़ेगा कई एरियाज में। अगर आपको कहीं भी डेवलपमेंट पहुंचाना है, अभी खास करके रूरल एरियाज में, या फिर बहुत बड़े जो हॉटस्पॉट है उन पर भी, तो हमारा जो बेसिक आइडिया है डेवलपमेंट का वो शुरू ही टूरिज्म से होता है कि यहाँ पर अच्छी रोड होनी चाहिए, यहाँ पर अच्छे होटल्स होने चाहिए, यहाँ पर होम स्टेज होने चाहिए, और यहाँ पर टूरिस्ट पहुँचेंगे और वो लोकल इकोनॉमी में थोड़ा सा योगदान देंगे, और इस तरीके से उस एरिया की पूरी इकोनॉमी चल जाएगी। इससे थोड़ा सा बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि एक तो टूरिज्म का जो इम्पैक्ट है लोकल इकोनॉमीज पर, वो बहुत ही लोकलाइज्ड है। वो कुछ ही एक स्पेसिफिक सेट ऑफ पीपल को ही एडवांटेज देता है, जो यस। उस यस। इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। जो जनरल पॉपुलेशन है उस एरिया की, जो उस सबसेट से कम 5 गुना ज़्यादा बड़ी होगी ऑन एवरेज बेसिस। तो वो अलग तरीके से जीते हैं, और उनको इतना डायरेक्टली कोई एडवांटेज हो नहीं रहा है उससे। या। और इनकन्वीनियंस ज़्यादा होती है, क्योंकि ज़्यादा टूरिस्ट मतलब ज़्यादा फुटफॉल मतलब ज़्यादा ट्रैफिक, और जो गांव की जो सिंगल लेन हमारी सड़कें हैं वो अक्सर वो झेल नहीं पाती। फिर गवर्नमेंट रोड काटने के प्रोजेक्ट लेके आती है कि टूरिज्म को फैसिलिटेट किया जाए। कब तक और कहाँ तक, कितने गांव तक ये काम हो पाएगा? तो अगर आपको इस तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, तो आपको एक छोटा सा इंडस्ट्री बेस जो उस एरिया से स्पेसिफिक हो, उसको थोड़ा सा उठाना पड़ेगा। आप फॉर एग्जांपल, मैं कुमाऊं रीजन का एक एग्जांपल दूं तो बागेश्वर के नॉर्थ में एक गांव है शामा। वहाँ कीवी का प्रोडक्शन अभी कुछ यस। समय यस। से, कुछ सालों से बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है, और उसने बहुत बड़े एरिया में एक फाइनेंसेस को काफ़ी सुधारा है, गांव के फाइनेंसेस को। और उस ट्रेड से, उस कीवी की खरीद फरोख्त से, उससे रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज अब उधर सेटअप हो चुकी हैं। केवल कीवीज नहीं, अब बाकी चीज़ें भी उगाई जा रही हैं जो बिक रही हैं, और जूसेस बन रहे हैं या फिर अचार बन रहा है। तो एक बार आप इस तरीके की कोई इंडस्ट्री जब सेटअप करते हैं, जो फॉर एग्जांपल जो एरिया स्पेसिफिक हो, तो इसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है, काफ़ी सस्टेनेबल ओके। डेवलप तरीके से होता है, और लेट्स पलायन से को भी ये सॉरी। रोकता है। Yeah, हाँ हाँ, sorry, बोल। sorry, Arshit. Like, let's say we have seen the concept of haunting villages in Uttarakhand, जो अपने गांव छोड़ के भाग चुके हैं, and they have lands there, सब कुछ है वहाँ पे, but still nothing has happened in that region. तो haunting village बन गए हैं, सर गांव का गांव खाली हो गया है। तो I was coming to that point only कि जो sustainable development है, so that should be there कि हम back to roots जाएं, जो हमारे ancestors करते थे, उसी को एक economic way में produce करें, और अच्छे से जो है फाइनेंसिस को डेवलप कर सकें एरियाज के, एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी करें। लाइक देयर इज अ डेयरी, या हॉर्टिकल्चर एंड ऑल दीज थिंग्स या व्हिच वी कैन डू। या तो अब इसमें प्रॉब्लम छोटी सी है, जब आप इतने माइक्रो स्केल पर इंडस्ट्रीज को खड़ा करने की कोशिश करते हैं, तो उसके साथ आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए। यस। रोड्स फॉर एग्जांपल, दोबारा हम वहीं पहुंच गए यस। जहां टूरिज्म से आए थे। या फिर रॉ मटेरियल्स की सप्लाई सप्लाई फॉर चेन एग्जांपल। को सप्लाई चेन को मेंटेन करने के लिए वी या नीड सम इंफ्रास्ट्रक्चर। या अब जो गवर्नमेंट है, खास करके हमारी उत्तराखंड की, वो ऐसा लगता है कि इस तरफ जाने के बजाय, डेवलपमेंट के इस गोल पर जाने के बजाय, ऐसा नहीं है कि इस पर काम नहीं हुआ है। जो कीवी का प्रोडक्शन जो मैं फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, इसमें कई सब्सिडीज मिली हैं लोगों को सेटअप करने के लिए, उनको स्टैंड्स मिले हैं जो खेतों में लगते हैं, या फिर ज़मीनें मिली हैं। अभी वोल प्रोडक्शन उसी एरिया में, शामा के एरिया में, न्यूजीलैंड से भेड़ें मंगाई गई हैं, ताकि एक तरीके से मरीनो वोल के ऊपर काम हो सके। तो ऐसा यस। नहीं है यस। कि यस। इनके ऊपर काम नहीं हो रहा है, लेकिन जो हमारा जो मेजर फोकस है वो टूरिज्म की तरफ है, क्योंकि वो गवर्नमेंट को एक इमीडिएट वो देता है, प्रॉफिट देता है, गवर्नमेंट्स को, अथॉरिटीज़ को, लोगों को। आप पेट्रोल बेच रहे हैं, आप होटल से जीएसटी वसूल कर रहे हैं, आप खाने के ऊपर जीएसटी वसूल कर रहे हैं, पार्किंग का किराया है, और कई सारी चीज़ें, आप रजिस्ट्रेशन की फ़ीस ले रहे हैं, आप हेलीकॉप्टर्स चला रहे हैं, इतने सेंसिटिव एरिया में आप हेलीकॉप्टर्स चला रहे हैं।
तो ये सारी चीज़ें वो है कि आप, डायरेक्ट बेनिफिट है, आपको बहुत लंबा वेट नहीं करना है रिटर्न का, जो कि आपको ओके उसके उस केस में करना पड़ेगा जब आप माइक्रो इंडस्ट्रीज को सेटअप कर रहे हैं। तो ओके अगर आपको दूर हटना है तो आपको पहाड़ों में फिलहाल सबसे पहला कदम यही होगा कि आपको टूरिज्म को बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी मानने से बचना होगा। ओके। सो व्हाट आर द अदर वेज, अगर हम टूरिज्म, इन केस अगर टूरिज्म भी, इफ गवर्नमेंट वांट्स टू प्रमोट टूरिज्म, व्हाई कांट इट बी नॉट एरिया स्पेसिफिक बट डिस्क्रीट, थोड़ा डाइवर्स हो, नॉट यहाँ पर जस्ट मुझे कि एक एरिया में ज्यादा फुटफॉल रहे टूरिज्म का। इसके इस केस में मुझे लगता नहीं है कि गवर्नमेंट का दोष है। यहाँ पर मुझे लगता है कि थोड़ा सा जो ह्यूमन नेचर है वो थोड़ा सा गड़बड़ है, क्योंकि ओके। हम खुद ही हॉटस्पॉट्स बना देते हैं। यस यस यस। प्रॉब्लम ये है कि हम खुद ही पॉपुलैरिटी के बेसिस पर ही चलते हैं कि मेरे पड़ोसी इस बार केदारनाथ गए थे, अगली बार हम जाएंगे, और हमको इस जाना है। तरीके से। और पड़ोसी का एग्जांपल ज़्यादा स्पेसिफिक हो गया, उसको इंटरनेट के रूप में लेकर चलिए कि ये यस उधर गए, तो इस तरीके से मतलब वर्ड ऑफ माउथ फैलते जाता है और हॉटस्पॉट से बन जाते हैं। कोशिश रहती है कई मतलब गवर्नमेंट्स की, फिलहाल यही कोशिश है कि टूरिज्म किसी तरीके से डाइवर्सिफाई हो जाए, जो यस फॉर यस। एग्जांपल पौड़ी गढ़वाल है, फॉर एग्जांपल बहुत बड़ा एरिया है, उधर की तरफ को टूरिज्म को स्प्रेड किया जाए, या फिर अल्मोड़ा में केवल मेन लाइन को छोड़कर लेफ्ट और राइट की तरफ को टूरिज्म को स्प्रेड किया जाए। लाइक देयर कैन बी अ कल्चरल टूरिज्म ऑल्सो, कल्चरल टूरिज्म है, और भी टाइप के टूरिज्म है जो हो सकता है, स्पिरिचुअल टूरिज्म बोल सकता है इंसान, या स्पेसिफिक एडवेंचर टूरिज्म हो गया, इस यहीं पर टाइप मैं की दूसरे चीजें। दूसरे पॉइंट पे आने वाला था। यहाँ पर फिर जो टूरिस्ट है एक्चुअल में, फिर उसकी मेंटेलिटी भी थोड़ा सा वो होती है कि कितने टूरिस्ट एक्चुअल में स्पिरिचुअल टूरिज्म या फिर ये करना चाहते हैं, कल्चरल टूरिज्म करना चाहते हैं। ज़्यादातर केवल एंजॉय करने आते हैं, और ओके इसीलिए इसीलिए नैनीताल या फिर मनाली में सालाना कम से कम गवर्नमेंट रिपोर्ट के हिसाब से 10 करोड़ तक टूरिस्ट पहुंच जाते हैं, 1 करोड़ तक टूरिस्ट पहुंच जाते हैं। ओके ओके तो वो हल्का सा टूरिज्म टूरिस्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब हमारे जो ओके। खास करके उत्तराखंड में टूरिज्म है, वो जो एडजॉइनिंग एरिया है यूपी का या फिर दिल्ली है, या फिर उत्तराखंड का ही खुद का ही जो सदर्न रीजन है, जो प्लेन रीजन है, उधर से ही ज़्यादातर टूरिस्ट आ रहा है। उधर इन एरियाज के जो वो हैं, जनरलाइज नहीं करना चाहता, लेकिन सिंपल अगर आप पॉपुलेशन का ही बेल कर्व मान के चलें, तो कुछ जो एंड में होंगे वो होंगे जो डीप टूरिज्म की तरफ को जाना चाहते हैं। जो नॉर्मल है वो बस एंजॉय करना चाहता है, और उसमें कुछ गलत भी नहीं यस है, यस। सही कहा जाए तो। सो प्रॉब्लम लाइक प्रॉब्लम है यू, उनका नंबर। ओके ओके, हाँ। so like you said कि we can't change the mentality of tourist, so why can't we have policies like Bhutan जो limited tourism या tourist को entry देती है, so we can have such things in our country also, because we know that कि इसका impact क्या हो सकता है ओवर क्राउडिंग का, हाँ, मैनेजमेंट के ऊपर और सब चीज़ों के ऊपर। तो इस केस में मतलब इस सिचुएशन में देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि हम नहीं करते हैं। साउथ में फॉर एग्जांपल जो केरला के जो हिल स्टेशंस हैं, यहाँ पर यस आप यस। बिना रजिस्ट्रेशन के आप विजिट नहीं कर सकते, वो नंबर्स को लिमिट करते हैं। नैनीताल ही है फॉर एग्जांपल, जब एक बार कैपेसिटी फुल हो जाती है तो हम नैनीताल में एक्स्ट्रा गाड़ियों को अंदर आने नहीं दिया जाता, क्योंकि बेसिकली हमारे पास स्पेस ही नहीं है। तो ओके टूरिस्ट का फिलहाल यही है कि अभी मसूरी में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हुई है। कितना सक्सेसफुल है मैं अभी जानता नहीं हूँ, मैंने उसके बाद कोई रिपोर्ट नहीं पड़ी उसकी। तो हम ओके कोशिश तो ओके हम करते हैं, लेकिन शेयर नंबर इतना है आने वाले लोगों का कि ज़्यादातर पॉलिसीज इस तरीके की काम नहीं करती हैं, और टूरिस्ट बहुत इनकन्वीनियंट होता है, टूरिज्म इनकन्वीनियंट हो जाता है टूरिस्ट के लिए। और अगेन सबसे बड़ा फैक्टर, मैं शायद 10वीं बार बोल रहा हूँ ये फिर से, फाइनेंसेस हैं। जितने ज़्यादा टूरिस्ट उतना ज़्यादा पैसा। तो the थोड़ा बहुत finances। इनकन्वीनियंस का या थोड़ा बहुत इनकन्वीनियंस गवर्नमेंट के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, चलता है। ओके ओके। सो मतलब we talked about government's role, ठीक है, we talked हम्म। about tourists, we talk about the management and everything. What is the role of a tourist and what is the role of the society in this management and everything? Let's say कोई area है, people know there कि it's very susceptible to damages or disasters. So what is the role of that region कि in terms of management, in terms of economics, in terms of other things which you mentioned? जो टूरिस्ट है, मैं जब सही कहूँ तो ज़्यादातर बहुत अनसस्पेक्टिंग होंगे, उनको कोई आइडिया होगा ही नहीं किसी भी चीज़ के बारे में।
थोड़ा बहुत ही कुछ लोग होंगे जो रिसर्च करके आ रहे हैं। एज अ टूरिस्ट मेरे हिसाब से आपकी ओके। एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कम से कम किसी को इनकन्वीनियंस ना करो, आप किसी को तकलीफ ना दो। आप अपना घूमिए और बिना हल्ले, बिना लड़ाई, बिना झगड़े, बिना कूड़ा करकट फैलाए आप घूमिए और एंजॉय कीजिए और जाइए, और अच्छी ओके। यादें बनाइए। एज अ टूरिस्ट आपका इससे बड़ा कोई खास रोल है नहीं, क्योंकि आप खुद एंजॉय करने आ रहे हैं। जहाँ तक लोकल लोगों की बात है, कुछ लोग ऑब्वियसली आउट ऑफ क्या कहेंगे ग्रीड कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स बना देते हैं या फिर कुछ ऐसी पॉलिसीज बना देते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें कर देते हैं जो उनको इमीडिएटली फ़ायदा पहुंचाती हैं। फॉर एग्जांपल कोई ऐसे इलाके में कोई रेस्टोरेंट खोल रहा है जो ऑब्वियसली अंडर रिस्क है, तो वो न केवल अपनी जान को जोखिम में डाल रहा है, अपनी इन्वेस्टमेंट को जोखिम में डाल रहा है, वो टूरिस्ट्स की जान को भी खतरे में डाल रहा है। तो यहाँ पर लोकल्स का भी वो है, दोष है। ओके। अब हमेशा हमेशा नहीं, मेरे यहाँ पर अगर एडमिनिस्ट्रेशन अगर एक्टिव रहता तो उसको ऐसी चीज़ें होने से पहले ही रोक देनी चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली हमेशा ओके। पॉसिबल नहीं होता। Okay. So Harshit, it was very long and great discussion with you. So my last question will be that I mentioned Glacier Lake outburst initially. Okay, and you know that Kishtwar has also many lakes in the region and many paleo channels also, which are in the way of these glacier lakes. So what can be the you know future plan या ऐसा क्या कर सकती है government administration or localities or anything which can do such things to assess the danger of those lakes and like can prevent the future disaster from such events. Is there any way? ऑब्वियसली देयर इज अ वे। ग्लेशियर लेक्स की जहाँ तक बात है, दो बड़े डिजास्टर्स हमने हाल ही में देखे। एक तो 2013 के केदारनाथ डिजास्टर था, Yes. एक तरीके से ग्लेशियर लेक ही Chorabadi थी जिस, Glacier. हाँ, Yes. चोराबाड़ी लेक। और दूसरा हमने देखा सिक्किम में। Sikkim. Yes. या तो वी फेल टू प्रोटेक्ट, एक तरीके से ये कह सकते हैं, अभी वी फेल टू मॉनिटर। अभी किश्तवाड़ में मेरे हिसाब से कश्मीर का सबसे बड़ा ग्लेशियर बेस है, सबसे बड़े Yes. ग्लेशियर्स पूरे किश्तवाड़ के Yes. इधर ही हैं। Yes. और Brahma Glacier is there. या ब्रह्मा ग्लेशियर है, Darlang या Glacier है. दारलांग ग्लेशियर है, आपका जंसखारी Yes. कंथांग, और बहुत सारे Yes. ग्लेशियर, या बहुत सारे ग्लेशियर सिस्टम्स हैं। ऑलमोस्ट Yes. मेरे हिसाब से शायद पूरे जम्मू कश्मीर के 90% ग्लेशियर्स सबसे इधर ही ज्यादा. होंगे। Yes. Yes. तो एक तरीका है सैटेलाइट मॉनिटरिंग, कि आप लेक्स के साइज को मॉनिटर करते रहिए। दूसरा Okay. और एक ऑब्वियसली अनअवॉइडेबल तरीका है, आपको फिजिकली वहाँ जाके कंडीशन को एसेस करना Yes. पड़ेगा, Yes. क्योंकि ग्लेशियर Yes. लेक्स कम Yes. नहीं होने वाली हैं। जैसे जैसे ग्लेशियर्स रिसीड हो रहे हैं उनका साइज बढ़ने ही वाला है। तो Okay. इनको टाइम से पंक्चर करना बहुत ज़रूरी है, इस तरीके की तो लेक्स को। वाटर को साइफन ऑफ करना विद इंस्ट्रूमेंट्स एंड ऑल. या अब Okay. मॉनिटरिंग में आप कई सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, आप ड्रोन्स यूज़ कर सकते हैं, आप कई, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन Okay. ऑब्वियसली दिस कॉस्ट्स अ लॉट। और Okay. अभी हमने केवल एक तरीके से जो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, केवल इन्हीं के ऊपर सब कुछ छोड़ा हुआ है ये काम करने के लिए। Okay. अगर हम खतरा भांप भी लेते हैं तो कई केसेस में ऐसा होता है कि हम कोई एक्शन लेते ही नहीं है। केदारनाथ के ऊपर Okay. की लेक को ऐसे देखा जाए, पॉपुलेशन जितनी थी उसको कब का पंक्चर हमने कर देना चाहिए था, लेकिन हमने किया Yes. नहीं। वो तो वही केस अभी किश्तवाड़ में भी है। किश्तवाड़ की बस थोड़ी किस्मत अच्छी ये है कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है नहीं, और अभी तो अक्सर यहाँ जो फ्लैश फ्लड्स और इस तरीके के आउटबर्स्ट होते भी होंगे तो इनका बहुत बड़ा डैमेज होता नहीं है। अगर लेकिन कोई लेक अगर हम बहुत ज़्यादा खतरा अगर सिविलाइजेशन के ऊपर लाती है, तो हमें सबसे पहले तो यही करना चाहिए कि इनकी एक्टिव जो मॉनिटरिंग है, रूडिमेंट्री है Okay. तो आप सैटेलाइट से कर सकते हैं। आईएसआरओ टाइम टू टाइम इमेजेस Yes. रिलीज Yes. करता है, इस तरीके से होनी ही चाहिए। और आपके पास एक्चुअल में केवल आईएसआरओ नहीं, बहुत सारी सर्विसेज हैं पूरी दुनिया की जो हो सकता है डेली अपडेट या फिर वीकली अपडेट देती रहती हैं। मॉनसून से पहले कम से कम मतलब हमें एक तरीके से असेसमेंट कर लेना चाहिए, खासकर अप्रैल तक।
और इन ग्लेशियर बस यही है, एक्सेस की प्रॉब्लम हो जाती है फिर कि फिजिकली उस टाइम तक इन लेक्स तक यस पहुंचना बड़ा यस, मुश्किल होता है। मुश्किल हो तो जाता है। हाँ, तो इन लेक्स की पंक्चरिंग या फिर वाटर साइफन ऑफ में लेक्स के साइज के ऊपर डिपेंड करता है। छोटी लेक्स वैसे भी बहुत ज़्यादा खतरा वो करती नहीं है। जो प्रॉब्लमैटिक लेक्स हैं वो बड़ी ही होती हैं, तो पानी साइफन ऑफ कर पाना खास करके लैक ऑफ पावर में बहुत बहुत मुश्किल काम है। तो पंक्चरिंग ही मेनली यूज़ होती है टेक्निक, कि आप हल्का सा एक चैनल बना दें पानी के आउटलेट के लिए। ओके ओके। यही एकमात्र ऑप्शन है, या फिर आप सिविलाइजेशन को खतरे के रास्ते से हटा लें। लेकिन हिमालयाज इतना एक फिकल एरिया है, इतना जियोलॉजिकली अनस्टेबल एरिया है अभी भी, कि कोई भी एरिया 100% सेफ नहीं है। रिस्क हर जगह है, कम रिस्क है, हो सकता है कभी ना आए, हो सकता है 2-3 सौ सालों में एक बार कोई बड़ा इवेंट आए, या हो सकता है 2-3 हज़ार सालों में एक बड़ा इवेंट आए। लेकिन 100% सेफ एरिया कोई भी नहीं है, रिस्क हर जगह है। तो सबसे बस अब बेस्ट केसी ऑप्शन यही है कि आप खास करके जो ग्लेशियर लेक से खतरा है, आप उसे पहले ही पंक्चर कर दें। Okay. Thank you, Harshit. It was great talking to you, and thank you for giving me insights regarding all these things like cloudburst, glacial lake outburst, and other management principles कि हमको कैसे manage करना चाहिए. It was great talking to you, Harshit, and थैंक यू। see you in next session. And thank you so much again. ओके, I hope थैंक you यू। enjoyed the conversation, and thank या, you again. Okay. Thank you. ओके, Thank you, Harshit. थैंक यू।